हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों से ये कमिटमेंट किया था कि भाई अब मैं हर क्लास में आप लोगों को ये सीरीज भारतीय संविधान का लेकर आऊँगा, जिसे मैं पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान सभा। मित्रों, क्या है संविधान सभा? क्लास को पूरी ईमानदारी से देखें, क्योंकि सारा वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभ आने वाले परीक्षा में देगा और हर एग्जाम्स को आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और सब्सक्राइब करना आरंभ करें, साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी दबाएं। आज हम संविधान सभा की बात करेंगे। आइए देखते हैं हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन हमें यह मालूम है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर शासन आरंभ किया और इंग्लैंड में बैठकर वो भारतीयों के लिए नियम बनाते थे, जिसको लेकर पहली बार विरोध जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। पहली बार इन्होंने एक मांग रखा था, जिस मांग का नाम था स्वराज विधेयक। हालांकि उस समय इस स्वराज विधेयक को हम लोग सैद्धांतिक दर्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तब हो गई जब 1922 में गांधी जी ने ये कहा था कि भाई भारतीयों का संविधान तो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही, क्योंकि कोई भी इंग्लैंड में बैठा क्राउन या सम्राट भारत की जनता और भारत की स्थितियों को कैसे जान सकता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने इस मांग को रखा और इसके लिए एक कमिटी 1923 में और 24 के क्रम में जो है वो गठित की गई, जिसका नाम दिया गया सप्रू समिति। 1923-24 में ये सप्रू समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, 1923-24 में ये सप्रू समिति जो है वो 1923 में गठित हुआ और इस पर कार्य आरंभ हुआ 1924 तक। फाइनली इस सप्रू समिति के द्वारा जब कार्य जो है वो आरंभ हो गया, तो इस कार्य के आरंभ होने के बाद जो है अब स्थितियां बनी कि लोगों को जोड़ा जाए। तो 1925 में, याद रखिएगा, 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में एक बिल को पेश किया गया, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इसकी प्रस्तुति हम ये कहेंगे कि संवैधानिक प्रणाली का एक आरंभ या एक प्रथम प्रयास, जहां से हमारे लिए भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता खुल रहा। ये प्रथम प्रयास के तौर पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जाना गया और 1936 में अंग्रेजों के सामने इन्होंने खुले तरीके से, जब लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, तो खुले तरीके से इन्होंने एक गारंटेड वर्ड कहा कि किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी निर्णय हम नहीं लेंगे। क्योंकि इससे पहले 1934 में, याद रखिएगा, इससे पहले 1936 के पहले 1934 में जो है वो मोतीलाल नेहरू ने खुलकर अंग्रेजों से अपनी मांग रखी थी कि संविधान सभा हम लोग बनाएं। ये तमाम कार्य हो रहे थे और इसी बीच मांग हमारा अब तक केवल मांग के तौर पे ही था, लेकिन इसी बीच हम लोगों को मालूम है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और इस विश्व युद्ध में भारत ने खुद को साइड कर लिया, क्योंकि कारण था बाबू 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध, याद है ना? हाँ याद है। क्या कहा गया था कि भाई भारतीय समर्थन दे। गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने इसी उम्मीद से अंग्रेजों का समर्थन किया कि युद्ध के बाद हमें स्वराज मिल जाएगा, लेकिन मिला क्या? मिला हमें क्या? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। तो क्या भारत दोबारा वो गलती करेगा? नहीं करेगा। यहीं पे वो गलती नहीं करेगा, इसलिए इन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को साइड रखा। लेकिन अंग्रेजों में खलबली मच गई कि बाप रे अब क्या होगा, क्योंकि भले इंग्लैंड लड़ रहा हो, लेकिन इंग्लैंड का शासन क्षेत्र तो भारत भी था ना, और भारत के लोग समर्थन नहीं करेंगे। इसी आनन फानन में, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को
8 अगस्त 1940 को एक बिल, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार झुका और संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक तौर पे इन्होंने स्वीकार किया। आधिकारिक तौर पे इन्होंने स्वीकार किया। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष, हम कहेंगे मजबूरी था, स्वीकृति अप्रत्यक्ष ही थी और यही कारण था कि महत्वपूर्ण शर्तों के साथ था। लेकिन जो भी हो, हम ये कहेंगे कि भाई इन्होंने अब हमारी मांग को मानना शुरू किया और 1942 में ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए एक निर्वाचित सदन का निर्माण किया जाए, मतलब एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। किसने कहा? इंग्लैंड के सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई संविधान सभा का गठन कर लो। कब? 1942 में। कब कहा? 1942 में। क्या कहा? कि संविधान सभा का गठन कर लो। किसने कहा? इंग्लैंड ने कहा। ठीक है। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने जुलाई 1946 में एक कमिटी भारत भेजा, जिस कमिटी का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन कमेटी। जब ये 1946 में भारत ये कमेटी आया तो इस कमेटी ने संविधान सभा के गठन का मुद्दा को उठाया और भारतीयों को लिए इन्होंने संविधान सभा में टोटल, याद रखिएगा, 389 सीट पर निर्वाचन की बातों को रखा, क्योंकि इनका यह कहना था 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दिया जाए। याद रखिएगा, 10 लाख पर एक सीट, यह सोच जो था वो कैबिनेट मिशन का था। चूंकि ये 389 में एक पार्ट इन्होंने रखा था कि भाई 296 सीट जो है वो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्रों का हो और 93 सीट जो हो वो देशी रियासत के लोगों का हो। लेकिन देशी रियासत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना बाबा, अंग्रेजों का ये रोज का है, वो हाँ ना करता है, स्टार्ट करवाएगा फिर बंद कर देगा। तो आरंभ में जो है इन्होंने मना कर दिया। तो भाई फाइनली जो चुनाव हुआ वो केवल कितने सीटों पे होगा? ब्रिटिश प्रांत का होगा, मतलब 296 सीटों पे होगा। इस 296 सीटों में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीट निर्दलीय को प्राप्त हुए। और यहाँ पे संविधान सभा का गठन 1946 में कर लिया गया। अब संविधान सभा को अपना कार्य करना था। इस कार्य को करने के लिए पहली बार एक बैठक का आयोजन किया गया। संविधान सभा की बैठक का आयोजन, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई। अब आप सोच सकते हो पहली बैठक में अध्यक्ष हम कैसे तय कर ले, क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं। तो पहली बैठक में अध्यक्ष के तौर पर एक व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक वरिष्ठ व्यक्ति, इनको उन्होंने तैयार किया। क्योंकि फ्रांस के सिस्टम्स में, फ्रांस की तरह वहां पे भी जो सभा का आयोजन होता था वो वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा होता था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो उन्हें अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया और बाद में उसके बाद चुनाव करवाया गया। जैसे ही चुनाव करवाया गया तो इसमें अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई चुनाव के बाद, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने और 2 उपाध्यक्ष भी बने थे। याद रखिएगा, चुनाव के बाद जो है निर्वाचन हुआ और निर्वाचन में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष बने। इन 2 उपाध्यक्षों की बात की जाए तो ये 2 उपाध्यक्ष जो थे उनमें एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये 2 लोग जो हैं वो बने, वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। और इसके बाद संविधान को प्रक्रिया आरंभ हुई। तो शुरू में तो हमने क्या कहा कि जो 93 सीट वाले रियासत के लोग थे उन लोग ना कर दिया। बहिष्कार तो प्रथम बैठक में पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने भी किया, लेकिन उसके बाद परंपरा आगे बढ़ी और संविधान को निर्माण कार्य के लिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को दिया और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, याद रखिएगा,
22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो तमाम मुद्दे मौजूद हैं जो वर्तमान में हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में जो मुद्दे आज हमारे पास हैं वो पूरा का पूरा उद्देश्य प्रस्ताव का फॉर्मेट है। और इसके बाद जो है वो कार्य आरंभ हुआ, कार्य आरंभ किया गया और यहाँ पे संविधान सभा के लिए एक संवैधानिक सलाहकार जिनका नाम है BN राव, इनको नियुक्त किया गया और प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया गया और जिसमें 7 सदस्य हैं। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसकी पहली बैठक, याद रखिएगा, इसकी पहली बैठक जो है वो 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति जो बनाया गया था उसका गठन किया गया। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 निर्वाचित थे। जैसे भीमराव अंबेडकर जो थे वो मुंबई से निर्वाचित हुए और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद N गोपाल स्वामी अय्यर, ये चेन्नई से थे। अल्लादी कृष्ण अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद हुदायतुल्ला और N माधव। एक्चुअली नियुक्ति जो हुई थी, निर्वाचित जो हुए थे, एक निर्दलीय व्यक्ति थे जिनका नाम था BL मित्र। लेकिन आरंभ में ही उनकी तबीयत जो है वो खराब रहने लगी, जिसके कारण इन्होंने अपना पद को त्याग दिया। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि उन्होंने त्यागपत्र दिया और इस त्यागपत्र देने के बाद जो है उन्हीं के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया गया जिनका नाम N माधव राव था और TT कृष्णाचारी। ये तमाम लोग जो हैं वो प्रारूप समिति का एक ड्राफ्टिंग कमेटी में एक स्वरूप के तौर पर बन कर आए और ये लोग अपना कार्य आरंभ किए। याद रखिएगा, इस कार्य के तहत इन लोगों ने पहली बार एक सोच जो है वो लाकर रखा। पहली बार इन लोगों ने एक सोच जो है वो लाकर रखा 8 फरवरी 1948 को। मतलब संविधान सभा ने अपना ड्राफ्ट जो उन्होंने अपना प्रारूप को तैयार किया, अपने प्रारूप को उन्होंने 8 फरवरी 1948 को सौंपा संविधान सभा को। जिसमें जब 8 फरवरी को सौंपा गया था तो याद रखिएगा इसमें जो है वो 243 जो है वो अनुच्छेद था और इसमें लगभग 13 अनुसूचियां थी। आर्टिकल्स कितना? 243 आर्टिकल और 13 जो है वो अनुसूची के तौर पे मौजूद था। लेकिन कह सकते हैं हम लोग कि प्रारूप समिति द्वारा जो गया मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से विवादित हुआ। वो मुद्दा जो है वो विवादित होना शुरू हुआ। फाइनली उसको रोककर दोबारा इस पर अवलोकन किया गया और अवलोकन करके दोबारा जो है वो 21 फरवरी 1948 को जो है एक सोच के साथ रखा गया और इसमें जब लाया गया तो यहाँ पे कुछ व्यापक बदलाव किया गया और इस व्यापक बदलाव के करने के बाद इसे संविधान सभा ने मान लिया। इसे याद रखिएगा, पहला जो है 8 फरवरी को नहीं माना गया जो दिया था, दोबारा संशोधित करके फिर 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को सौंपा और इसे मान लिया गया। जिस पर 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेदों वाले हिस्सों को संविधान सभा ने पारित कर दिया, जिसमें एक था नागरिकता, दूसरा था निर्वाचन और तीसरा था अंतरिम संसद। ये 3 मुद्दों को जो है वो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को जो है वो पारित कर दिया। चूंकि पारित करने के पीछे का 2 वजह था। पहला कि भाई नागरिकता जो है वो जो दौर चल रहा था 1949 का, हम जानते हैं पाकिस्तान और भारत ये बंटवारे के समय के साथ चल रहा था, तो कौन भारतीय होगा और कौन पाकिस्तान का होगा, कौन इधर रहेगा कौन उधर रहेगा, ये मुद्दा बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पे भाग 2 को लागू किया गया नागरिकता के तौर पे।
दूसरा निर्वाचन, चूंकि अभी जो सरकारें चलनी थी वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो गठित कमेटियां या अस्थायी समितियां जो थी उसके तहत चल रही थी। तो भाई निर्वाचन को करवाना था, इसलिए निर्वाचन को भी लागू किया गया। और अंतरिम संसद चूंकि वो चल रहा था इसलिए इन 3 मुद्दों को लागू किया गया। बाकी पूरे संविधान को याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आपके मन में एज ए स्टूडेंट एक प्रश्न उठना चाहिए। पहला कि जब सर 21 फरवरी 1948 को पहली बार में चलो डिबेट हो गया, संविधान सभा एक्सेप्ट नहीं किया प्रारूप समिति को, लेकिन जब दोबारा 21 फरवरी 1948 को एक्सेप्ट कर लिया, पूरा संविधान रेडी हुआ, तो क्यों आखिर यही 3 मुद्दा 26 नवंबर को लागू किया गया और पूरा मुद्दा को फाइनली 26 जनवरी 1950 को? इसके पीछे का वजह एक ऐतिहासिक कारण था। मित्रों, आप ये जानते होंगे कि 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ, उस समय पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और इस पूर्ण स्वराज की मांग के तहत जो है पहली बार यहां पे तय किया गया कि हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी से ध्वज फहराना शुरू करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज। और यह परंपरा 26 जनवरी 1930 से आरंभ हुई, लेकिन हम जानते हैं हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिला। तो ये जो 26 जनवरी जो ऐतिहासिक तिथि था, इसको भी हमको बचा के रखना था। यही कारण था कि जो मुख्य कार्य उस समय देश में जरूरी था, उन हिस्सों को लागू किया गया संविधान का, और बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 24 जनवरी को भारतीय संविधान पर तत्कालीन जो नियुक्त हुए व्यक्ति, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए और उनका हस्ताक्षर हुआ और उसके बाद पूरा संविधान लागू हुआ। इस पूरे संविधान को लागू होने में याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और इस बीच संविधान सभा के द्वारा 11 बैठक, मतलब इतने वर्षों में याद रखिएगा संविधान सभा का जो बैठक हुआ वो 11 बैठक हुआ। संविधान सभा का जो बैठक हुआ वो कितना बैठक? 11 बैठक हुआ और लगभग 64 लाख रुपया जो है वो पूरे संविधान को बनाने में खर्च किया गया। ठीक है। और जिस दिन संविधान हमारा तैयार हुआ, मतलब मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन समय अनुसार, चूंकि हम जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कठोर कम लचीला अधिक है, कई बार संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत और चीजें बढ़ती चली गई। बीच में 444 था, लेकिन अभी वर्तमान डाटा के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 400, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी के द्वारा 444 को ही माना जा रहा है। ठीक है। और 12 अनुसूचियां हो चुका है, जो पहले 8 था, और 22 भाग से अब 25 भाग में ये कन्वर्ट हुआ। इस संविधान सभा में कई समितियां, मित्रों बहुत सारी समितियां हैं, लगभग कहा जाए तो 30 से 35 समितियां बड़ी और छोटी को मिलाकर है। तो उतना संभव नहीं है, आप लोग उतना ही करो जितना आपके एग्जाम के गारंटेड हो। जैसे गारंटेड क्वेश्चन में कहा जाए तो एक समिति कभी मत भूलना, झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। एक याद रखिएगा मूल अधिकार का उप समिति, इसके भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और 1-2 याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, केवल मूल अधिकार अगर समिति पूछेगा तो, केवल अगर आपसे यह पूछा कि मूल अधिकार समिति, तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे आप लोगों को, अल्पसंख्यक समिति। तो इसके भी जो थे वो वल्लभ भाई पटेल ही थे। जबकि अगर अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए तो इनके एच.सी. मुखर्जी थे, और मूल अधिकार उप समिति की बात की जाए तो जेबी कृपलानी थे। मित्रों, इसी तरीके से मैं लगातार आप लोगों का क्लासेस लेकर आता रहूंगा। चैनल्स पे बने रहने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।